हिंद, वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। जी हाँ, हिंदी भाषा यानी हमारी मातृभाषा, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन हमारे आम बोलचाल की भाषा, हमारी सांस्कृतिक भाषा यानी जो भारत की परंपराओं सदियों से चली आ रही है, उसकी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे कई सवाल हैं कि क्या और क्यों हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अंग्रेज़ी को तवज्जो दिया गया लेकिन हिंदी को तवज्जो नहीं दिया गया। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज़ादी के 75 साल हम पार कर चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जब भी विदेशी यात्राओं पे जाते हैं, वहाँ लोगों को संबोधित करते हैं, तो कोशिश उनकी ये रहती है ज़्यादातर कि वो हिंदी भाषा में ही लोगों को संबोधित करें। उनके भाषण को तमाम देश अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पे, हिंदी मातृभाषा के विषय पे, कि हिंदी हमारी मातृभाषा क्यों नहीं बन पाई। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षक, जो हिंदी के शिक्षक रहे हैं और साहित्यकार भी हैं, डॉक्टर राम सुधार सिंह सर। आप वाराणसी के रहने वाले हैं। काशी को भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और हिंदी भाषा भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई है। और हिंदी भाषा से, बनारस से ही यानी काशी से ही कई मूर्धन्य विद्वान पैदा हुए हैं, निकले हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर एक छवि बनाई है। तो हम आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, हिंदी भाषा की उपेक्षा इतनी ज़्यादा क्यों हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, भारत के आप जाने माने साहित्यकारों में आते हैं और आप हिंदी के शिक्षक भी रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सर, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। शुरुआत के आज़ादी के बाद जब संविधान लागू किया गया तो 15 साल के लिए अंग्रेज़ी भाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया और ये कोशिश थी भारत सरकार की और उस समय के राजनीतिक लोगों की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए। लेकिन इसी देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा न घोषित किए जाने के लिए भी काफ़ी कोशिशें होती रहीं। क्या कारण आप मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? बहुत ही हिंदी को लेकर के, उसके राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर के तमाम संदेह, तमाम प्रश्न हमेशा होते रहे हैं। और यह निश्चित है कि कोई भी भाषा, राष्ट्रभाषा उस देश की अस्मिता होती है, उस देश की शक्ति होती है, उस देश की अपनी पहचान होती है। उसी तरह से राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे देश की उसी तरह से सम्मान्य पहचान है जैसे कि हमारा राष्ट्र ध्वज है। हमारे राष्ट्रीयता की प्रतीक है हमारी हिंदी भाषा। लेकिन जिस समय हम आज़ाद हुए, उस समय सबसे महत्वपूर्ण था कि पूरी राष्ट्र की एकता को हम कैसे बना करके रखें। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। जब संविधान के अंतर्गत राजभाषा पर विचार चल रहा था तो उस समय के दस्तावेज हैं, बहुत सारे लोगों ने, दक्षिण के लोगों में भी तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी होने की वकालत किया। जी। उसका कारण क्या था कि पूरी आज़ादी की लड़ाई जिन हथियारों से लड़ी गई थी उसमें एक राष्ट्रभाषा हिंदी भी थी। महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि बंगाल के सुभाष चंद्र बोस, दक्षिण के लोगों ने भी उस समय हिंदी की वकालत की थी कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई अपनी राष्ट्रभाषा में लड़नी होगी। तो वह एक ताकत थी पूरी लड़ाई की। लेकिन जब संविधान बन रहा था, जब राजभाषा पर बातचीत हो रही थी, तो उस समय राष्ट्र को एक करने का सवाल सबसे प्रमुख था। कुछ लोगों ने, खास करके जिन प्रदेशों ने, और इस संदर्भ में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ की भाषाओं की इतनी विविधता नहीं है, लेकिन हमारे देश में केवल राज्य स्तर पर अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, कुनबे की अलग अलग भाषाएं हैं। 600-700 भाषाएं हैं, भले ही 22 भाषाएं पंजीकृत हों,
लेकिन 600-700 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। और भाषा और बोली की यह विशेषता भी है कि वो समय स्थान स्थान पर वो बदलती रहती है। तो भाषाओं की विविधता यह है, लेकिन पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी। इसलिए उस समय संविधान निर्माताओं पर मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा। होना तो यह चाहिए था कि एक सूत्र से आबद्ध होकर के कि हिंदी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब कि प्रत्येक राज्य सरकारें आपस में सरकारी कामों का संचालन राजभाषा अर्थात हिंदी से करेगी। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे थे जिसमें दक्षिण के राज्य थे और नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्य थे जहां हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं था, जहां अंग्रेजी का प्रचलन था। इसलिए राष्ट्र की एकता को कायम रखते हुए यह उस समय निश्चित किया गया कि 15 वर्ष के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा रखा जाए। कहने का मतलब मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँ कि अगर तमिलनाडु का कोई सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश में आता है तो वह तमिल भाषा में होगा, क्योंकि वहाँ की राजभाषा, प्रदेश की राजभाषा तमिल है। तो एक तमिल में होगा और एक हिंदी में होना चाहिए, तब हिंदी पूरे देश की राजभाषा होती। लेकिन आज जो पत्र अगर तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आता है लखनऊ, तो वह एक तमिल में होता है और एक अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसी तरह दूसरे स्टेट्स की भी यह स्थिति है। इसीलिए पूरे राजभाषा की दृष्टि से पूरे देश को क, ख, ग वर्ग में बांटा गया है। क में वो रखा गया है जो पूरी तरह से हिंदी भाषी प्रदेश हैं। ख में उनको रखा गया है जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ लोग हिंदी आसानी से बोलते हैं, समझते हैं। ग क्षेत्र वह है जो दक्षिण के भारत के प्रदेश हैं जहाँ की हिंदी उतनी प्रचलित नहीं है। तो लेकिन 15 वर्षों के बाद फिर जो संविधान में संशोधन हुए, तमाम धाराएं उपधाराएं निर्मित की गई, उसमें अंत में ये हो गया कि जब तक कोई राज्य नहीं चाहेगा तब तक पूरी तरह से हिंदी लागू नहीं हो सकती है। और वर्तमान में अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदी पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। यहाँ बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों को हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा ही है। संविधान से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन पूरे भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली, सर्वाधिक समझे जाने वाली, सर्वाधिक आदान प्रदान की भाषा, सर्वाधिक व्यापार और धर्म की भाषा हिंदी है। माने यह एक संपर्क भाषा है, और जो संपर्क भाषा होती है सबसे बड़ी, वह राष्ट्रभाषा है। हिंदी को किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। हिंदी अपने आप में इतनी समृद्ध है और उसके कारण है हिंदी के समृद्ध होने में। आगे संभवतः आपके जो कुछ प्रश्न होंगे मैं इस पर बात करूंगा कि हिंदी की अपनी ताकत क्या है। जी सर, एक रिसर्च के मुताबिक हिंदी जो है वो दुनिया में चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है। लेकिन भारत में एक भाषा ऐसी आई जो विदेशी है और पूरी तरीके से साइंटिफिक भी हम उसे नहीं कर सकते, जिसे हम अंग्रेज़ी जानते हैं। 15 सालों तक तो उसका हमने इस्तेमाल किया। 15 सालों तक हमने उस कृपा पे हम रहे कि अंग्रेज़ी की कृपा पे हम रहे पूरे भारत को एकजुट करने के लिए। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो वही स्टेट जो हिंदी की खिलाफत करते हैं, वही स्टेट दूसरे देश की भाषा को अपना भी लिए हैं। जैसे आपने अभी बताया कि अंग्रेज़ी में वो कन्वर्सेशन करते हैं बट वो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या ये एक दोहरा चरित्र नहीं है? इस पर देखिए, किसी भाषा की विशेषता यह होनी चाहिए कि उस भाषा में दूसरे भाषाओं के शब्दों को ले करके, उसे पचा करके और अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल देने की ताकत जिस भाषा में है वह भाषा समृद्ध होगी। यह भाषा के साथ है। दूसरे भाषा के शब्दों को लेना, इसमें आप यह समझिए कि अंग्रेजी के मूल शब्द अंग्रेजी के कितने हैं? बमुश्किल 25-30% हैं। बाकी 70% अंग्रेजी भाषा के शब्द दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, मूल लैटिन के शब्द हैं, अथवा जहाँ जहाँ इनका उपनिवेश रहा। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर यह ताकत है कि वह दूसरी भाषा के शब्द को लेती है और उसके अपने अनुसार एक नया शब्द बना लेती है। उसके बाद विश्व में अगर किसी भाषा के पास यह ताकत है तो वह हिंदी में है। तमाम हिंदी के आप शब्दों को देखिए। अरबी फारसी का चूँकि एक लंबा शासन मुस्लिम पीरियड रहा,
तो तमाम अरबी और फारसी के शब्द हिंदी में मिल गए हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप अंदाज रखो कि कुर्ता पाजामा, गंजी, मोजा, चप्पल, सोफा, पंखा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? हिंदी के नहीं हैं, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन हिंदी की यह ताकत है कि इसने लैंटर्न को लालटेन बना लिया। हिंदी की यह ताकत है कि रेल किसी दूसरी भाषा का शब्द है, गाड़ी किसी दूसरी भाषा का शब्द है, दोनों को मिला करके लालटेन बना लिया। हिंदी की यह ताकत है कि हम नए उपसर्गों को मिला करके नए शब्द बनाते हैं, उपसर्ग से और प्रत्यय से। आप जानते होंगे एक क्रियाओं से हम उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम नए शब्द निरंतर बनाते हैं। हिंदी की ताकत आप देखो, खेत में दो मजदूर काम कर रहे हैं, एक ने पूछा कि 12 बजे उनको हुआ, तो उसने कहा कि चल भाई टाइम हो गया है। टाइम को उसने, एक मजदूर जो बिल्कुल नहीं हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा है, वो कहता है कि काम बंद करो, टाइम हो गया। 2 बज गया तो उसने कहा कि अब तो काम बंद कर, कुटाइम हो गया है। कहाँ कु संस्कृत का उपसर्ग है, कहाँ टाइम अंग्रेजी का शब्द है। ये हिंदी की अपनी ताकत है, और जिस भाषा के पास अपनी ताकत होगी उसकी शब्द संपदा बड़ी होगी। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं, बंगला भाषा के शब्द, मराठी के शब्द, तमिल के शब्द, मलयालम के शब्द हिंदी में आकर के, एकदम असमिया के शब्द हिंदी में आकर के अपने हिंदी की तरफ व्यवहृत हो रहे हैं। यह ताकत है उसकी। अंग्रेजी का जहाँ तक सवाल है, इसमें यह समझना चाहिए कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय वैज्ञानिक क्रांति हुई पश्चिम में, नव जागरण हुआ पूरा पश्चिम में, और भारत में भी नव जागरण हुआ। तमाम औद्योगिक क्रांति होने के कारण तमाम नए नए आविष्कार हुए, रेल लाइनें बनी, पोस्ट ऑफिस का विकास हुआ, तार, टेलीफोन, और बाद में चल करके कंप्यूटर तक हम विकास की यात्रा किए। चूँकि यह क्रांति यूरोप में हुई थी, जिनकी भाषा थी अंग्रेजी थी, तो स्वाभाविक रूप से उस क्रांति के साथ, उस मशीनरी के साथ वो भाषा भी भारत में आई, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस भाषा को हम उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदी के पास फिर वही विशेषता है कि उसको भी वो स्टेशन को टसेशन कह देती है, टिकट को टिकस बना देती है। तो वह हम उसको अपना लिए हैं, हम उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे दूसरी भाषा के शब्दों को। ज़रूरत केवल यह है कि हम अपनी भाषा में काम करना, अपनी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, गौरव को महसूस करें। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हीन भावना न हो। एक अंग्रेजी बोलने वाला हमारे सामने आ जाएगा तो हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। वह ताकत हमारे भीतर है, और वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति में भाषाओं को जो महत्व दिया है, यह बहुत बड़ा कदम है इस सरकार का। हमने प्राथमिक स्तर पर एक गुलामी की भाषा को पढ़ा करके बच्चे को क्या बना दिया। आप सोचिए कि उस समय 1927-28 में नवजीवन में गांधी जी ने कभी लिखा था कि हम बच्चों को अंग्रेजी भाषा प्राथमिक स्तर पर पढ़ा करके उनको, उनकी बुद्धि को कुंदित कर रहे हैं, उनको रट्टू बना रहे हैं, उनकी मौलिक चेतना को हम नष्ट कर दे रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा जब विदेशी भाषा को के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है तो वह कभी भी मौलिक नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि तमाम प्रयासों के बाद हम शिक्षा में और विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तमाम ऐसे देश हमारे सामने हैं, चीन है, रूस है, जापान है, जिन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपनी भाषा के माध्यम से उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कितना आसमान छुआ है। हम नहीं कहीं हो पा रहे हैं। कारण यही है कि हमारी सोच मौलिक नहीं हो पाती है। इसलिए भाषा का प्रश्न इससे ज़्यादा जुड़ा है कि उसको बोलने में हम गौरव की अनुभूति करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।